तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। साथियों, हम पहले ही बात कर चुके हैं फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के बारे में, जिसके द्वारा हम बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यानी या तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता हो या विद्युत धारा की दिशा पता हो तो हम किसी भी चीज़ की दिशा ज्ञात करते हैं। एक की पता हो तो हम बल की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटों पर, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और गैल्वेनोमीटर यंत्र। काफ़ी कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मानव शरीर है, इसके हृदय में व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र स्वतः बन जाता है। ठीक है, अब आप जानते ही हैं MRI, ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जो कि डॉक्टर्स बोलते हैं करवाने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय द्वारा जो है हमारे शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब जो हैं उस इमेज में छप जाते हैं। यानी कि हमारे शरीर के जो अंदर के अंग हैं उनके इमेज जो है बन जाती है। तो MRI करवाते हैं ना, सुना ही होगा आपने। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, जो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो ये एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर हमें बताता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं। यानी इस परिपथ में विद्युत धारा अभी बह रही है, प्रवाहित हो रही है या नहीं। तो इसकी उपस्थिति हमें कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर हमें विद्युत धारा की दिशा भी बताता है। यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। कौन, गैल्वेनोमीटर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइम में भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति तथा धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, गैल्वेनोमीटर नामक यंत्र का। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो साथियों, अभी तक हमने पढ़ा था किसी शैल अथवा विद्युत के माध्यम से जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत की उत्पत्ति, यानी कि उसका ठीक अपोजिट। जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मान लो कोई चालक है, ठीक है, उसको परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक में क्या होता है, विद्युत धारा प्रेरित होती है। यानी कि चालक में जो है विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। यह धारा जो है प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। ये जो धारा उत्पन्न होती है इसको हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि किसी चालक को आपने चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रखा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, तो इस विद्युत धारा को हम कहेंगे प्रेरित विद्युत धारा और इस पूरी परिघटना को हम बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आइए क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से जो है विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो साथियों, यहाँ पर हमने एक कुंडली को लिया है, AB जो हमारी एक कुंडली है, और पास में ही एक हमने मैग्नेट को रखा है, यानी एक चुंबक को रखा हुआ है, और नीचे हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर नामक यंत्र लगाया है, जिससे कि हमें पता चल सके कि इसमें जो है विद्युत धारा की उत्पत्ति हो रही है या नहीं। तो साथियों, जैसे ही ये चुंबक को हम इस कुंडली के संपर्क में लाते हैं, आसपास लाते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर यंत्र है इसमें जो है हमें
क्षणिक विक्षेप देखने को मिलता है, थोड़ा सा जो है वैद्युत धारा देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम इसको आगे पीछे करते, इसके अंदर से आगे पीछे करते हैं, यानी कि जब परिवर्तन हम करते रहेंगे, कहने का मतलब ये साथियों, यदि आप स्थिर रहेंगे एक जगह पे तो कोई भी विक्षेपण नहीं होगा, कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगी। जैसे ही हम इस चुंबक में थोड़ा बहुत विक्षेपण करते रहेंगे तो इसमें वैद्युत धारा उत्पन्न होती रहेगी। इसी विधि के माध्यम से साथियों हम पानी से विद्युत की उत्पत्ति करते हैं। तो पढ़ लेते हैं एक एक पॉइंट्स को। जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, जब इस चुंबक को हम कुंडली की तरफ लाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। थोड़ा सा विक्षेपण होगा जो क्या इंगित करता है, ये विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है कि यहाँ पर विद्युत धारा की उत्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब चुंबक को हम कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखते हैं तो कोई विक्षेपण नहीं होता। अगर आप स्थिर अवस्था में रखेंगे तो कोई भी विक्षेपण नहीं होगा, कोई भी विद्युत धारा की उत्पत्ति नहीं होगी। विद्युत धारा की उत्पत्ति कब होगी? जब हम चुंबक में निरंतर परिवर्तन करते रहेंगे। जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है, जब हम चुंबक को दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। तब भी क्या होता है, अगर पास लाएं तब भी विक्षेपण होता है और जब दूर ले जाएं तब भी विक्षेपण होता है। परंतु जब पास ले जाने और दूर ले जाने में क्या अंतर है? परंतु पहले के विपरीत है। यहाँ पर जो विक्षेपण होगा वो पहले के विपरीत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्रियाकलाप 2 की। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से जो है विद्युत की उत्पत्ति हो रही है। तो साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 कुंडलियाँ लगाई गई हैं, कुंडली 1 और कुंडली 2। यहाँ पर कुंडली 1 को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं और कुंडली 2 को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। कुंडली 1 में हमने एक बैटरी लगाई है और एक स्विच लगाया है। ठीक है, लेकिन हमने कुंडली 2 में क्या है, एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। यहाँ पर हमने कोई भी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए कोई भी साधन नहीं लगाया, लेकिन हमने कुंडली 1 में लगाया है क्या, एक सेल लगाया है, एक बैटरी लगाई है, जिसके माध्यम से हम कुंडली 2 में विद्युत धारा को उत्पन्न करेंगे, यानी कि कुंडली 2 में विद्युत धारा की उत्पत्ति करेंगे। तो साथियों, यहाँ से जब करंट जाएगा, क्या होगा, करंट जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो हमें गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा विद्युत धारा उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखा भी है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप देखने को मिला। और स्थायी विद्युत धारा, यदि हम निरंतर धारा को प्रवाहित करते रहे, यानी कि हम स्थायी विद्युत धारा यानी निरंतर लगातार अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करते रहे तो कोई भी विक्षेपण देखने को नहीं मिला। और जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया, ठीक है, पहली विधि के अनुसार गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप देखने को मिला, परंतु पहले के विपरीत दिशा में। लेकिन क्या विक्षेपण देखने को मिला हमें, पहले से बिल्कुल विपरीत। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण या दायां हस्त नियम। तो साथियों, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बाएं हस्त नियम के अनुसार हम बल की दिशा ज्ञात कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो किस प्रकार से हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, तो सेम टू सेम हमें केवल बाएं हाथ की जगह दायां हाथ लेना है और बिल्कुल उसी तरह से 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए 3 उंगलियां लेनी है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, यानी कि जो मिडिल फिंगर होती है हमारी, और अंगूठे को। ठीक है, तो जो फर्स्ट फिंगर होती है, F फॉर मैंने बताया था फील्ड का मतलब हो गया क्षेत्र, तो ये किसके बारे में बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। और हमने ये बताया था सेंटर, C फॉर सेंटर, यानी मिडिल वाली, सेंटर वाली, केंद्र वाली। तो C फॉर क्या होता है, सेंटर होता है, और करंट होता है, यानी चालक में प्रेरित विद्युत धारा को बताएगी कौन, बीच वाली उंगली। और जो हमारी बच्ची वहाँ पर ये बताती थी बल को, यहाँ पे बताएगी चालक की गति को। तो साथियों, इस प्रकार से हमें अगर एक की दिशा पता है तो हम बाकी 2 की दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए। 90 डिग्री की 3 उंगलियां होनी चाहिए।
कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तीनों कैसे हों? एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा जो बीच वाली यानी सेंटर वाली उंगली है वो किसे दिखाएगी? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, तो यही है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। ठीक है, यह नियम जो है किस में प्रयोग किया जाता है? जो हमारे जनरेटर चलते हैं, जनरेटर जो शादी ब्याह बारात में, ठीक है, जिससे हम विद्युत की उत्पत्ति करते हैं कि कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। ये किसके काम आता है? फ्लेमिंग का हस्त नियम, दायां हस्त नियम। तो ये प्रेरित विद्युत धारा की, ठीक है, कौन सी धारा की? प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो हमने परिघटना पढ़ी थी उसकी जो प्रेरित विद्युत धारा होती है उसकी दिशा ज्ञात करने का काम में आता है। ठीक है, जिस धारा को हम स्वयं उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो उसके काम आता है कौन? फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। तो अब बात करते हैं जो धारा होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो साथियों धारा होती है मुख्यतः दो प्रकार की, एक एसी और एक होती है डीसी। आपने सुना होगा एसी करंट और डीसी। तो एसी मीन्स होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मीन्स होता है डायरेक्ट करंट। तो एसी कौन सा होता है? हमारा बिजली वाला करंट, ठीक है, जो हम अपने घरों में जो लाइट लेते हैं बिजली घर से, ठीक है, और डीसी होता है हमारा बैटरी एवं सेलों से जो प्राप्त करंट करते हैं उसे हम बोलते हैं डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या करती है? जो विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? वह विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। क्या करती है? समान समय अंतरालों में अपनी दिशा को परिवर्तित करती है, उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो ये जो विद्युत धारा होती है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, ये कुछ इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से, कुछ समान समय अंतरालों में इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से गति करती है। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है, यानी कि अपनी दिशा को बदल लेती है या घटा बढ़ा लेती है। तो जो समय अंतराल आएगा क्या आएगा? औसतन समय अंतराल क्या आएगा? क्योंकि भैया 1 सेकंड में हम नीचे आए, 1 सेकंड में हम पूरे ऊपर पहुँचे, यानी कितना हो गया? 2 सेकंड। तो 1/100 प्लस 1/100 कितना हो गया? 1/50। ऊपर हो गया टोटल 2, नीचे हो गया 100, 2 से 100 कटे कितना आ गया? 1/50। ये आ गया हमारा औसतन समय अंतराल। क्या आ गया साथियों? औसतन समय अंतराल। इसके बाद हम निकालेंगे जो हमारी आवृत्ति कितनी बनेगी। आवृत्ति बराबर होता है 1/समय अंतराल। तो 1 और 1/50 क्या है? हमारा समय अंतराल। तो ये क्या आ गया? हमारा 50 हर्ट्ज। तो ये 50 हर्ट्ज क्या है? हमारी आवृत्ति है। किसकी? हमारी विद्युत की। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। आप देखेंगे जितने भी विद्युत उपकरण होंगे उनमें सभी में आवृत्ति लिखी होगी, तो उनमें आवृत्ति में 50 हर्ट्ज आवृत्ति दिखाई जाएगी। कितनी? 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसके लाभ और हानि के बारे में। तो प्रत्यावर्ती धारा का लाभ ये है कि इसको हम बिना ज़्यादा ऊर्जा खर्च किए हुए अधिक स्थानों तक भेज सकते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है, यानी कि बिना ऊर्जा खर्च किए, अधिक ऊर्जा खर्च किए अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। लेकिन हानि क्या है इसकी? कि प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को आप एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। कि ऐसा नहीं है कि आप प्रत्यावर्ती धारा को एक जगह इकट्ठा कर लें और बाद में यूज करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट या डीसी। ठीक है, तो जो विद्युत धारा होती है अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती। ये जो दिष्ट धारा होती है ये काफ़ी खतरनाक होती है। ठीक है, ये अपनी दिशा कभी भी परिवर्तित नहीं करती है। जो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है वो प्रत्यावर्ती धारा, और जो अपनी धारा परिवर्तित नहीं करती वो क्या कहलाती है? दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा को हम संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। अगर इसको हम ज़्यादा दूर तक भेजेंगे तो इसमें ऊर्जा की हानि ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी बैटरी में ज़्यादा लंबे तार नहीं लगाते। ठीक है, तो जो बैटरी उपयुक्त जो संयंत्र होते हैं उनमें छोटे छोटे तार पाए जाते हैं। तो जो दिष्ट धारा की उत्पत्ति होती है
वो सेल, बैटरी और संग्राहक सेल जो होते हैं उनके माध्यम से होती है। अब हम बात करते हैं घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में। तो जो घरेलू विद्युत परिपथ है, इसमें 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं। नंबर 1 विद्युतमय तार। जो विद्युतमय तार होती है, यानी कि जो धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, वो लाल रंग का, कैसे, लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण, यानी कि उस तार पे लाल रंग का जो विद्युत रोधी यानी विद्युत का रोधन करने वाला, ठीक है, रोकने वाला, यानी कि उसके जो विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है, कैसे कलर का, लाल का। और जो उदासीन तार होता है, यानी जिसे हम ऋणात्मक बोलते हैं, वो होता है काला विद्युत रोधी आवरण, यानी कि उस पर काला आवरण चढ़ा होता है। तीसरा तार होता है हमारा संपर्क तार, जो कि हरे रंग का होता है। कैसा होता है, हरे रंग का विद्युत रोधी आवरण जिस पे चढ़ा होता है। तो ये भूसंपर्क तार क्या होता है, जो दोस्तों हम जमीन में लगाते हैं, ठीक है, इसको हम भूसंपर्क तार बोलते हैं। जो हम जमीन से लगा कर लाते हैं उसे हम भूसंपर्क तार बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ऋणात्मक तार होता है वो उदासीन तार होता है। जो भारत में जो विद्युतमय तार है तथा उदासीन तार है, उसके बीच में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितना विभवांतर होता है, 220 वोल्टेज का विभवांतर होता है। अब हम देखते हैं कि जो विद्युत है, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, वो हम तक किस प्रकार से पहुंचती है। तो सबसे पहले विद्युत धारा खंभे पे पहुंचती है, इसके बाद जो है खंभे से कहाँ, मुख्य आपूर्ति पे पहुंचती है, फिर फ्यूज में, फिर विद्युत मापी मीटर में, फिर वितरण बॉक्स में, फिर पृथक परिपथ में। यानी कि यहाँ पर ये विद्युतमय तार और उदासीन तार जो खंभे से हमारे कहाँ पहुँचती है, ये हमारी पहुँची मुख्य आपूर्ति केंद्र में। यहाँ पे है मुख्य आपूर्ति केंद्र, और यहाँ से ये पहुँची हमारे कहाँ पे, फ्यूज में। कहाँ पहुँची, फ्यूज में। फ्यूज से पहुँची विद्युत मापी मीटर में, फिर यहाँ से पहुँची वितरण बॉक्स में, और वितरण बॉक्स से हमने सभी को अलग अलग प्रकार से जो है कनेक्शन दे दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी प्रत्यावर्ती धारा का आवंटन किया गया है, कहाँ, भारत में, ठीक है। अब हम बात करते हैं भूसंपर्क तार, ठीक है। तो इस भूसंपर्क तार के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये जो भूसंपर्क तार होता है, इसकी मदद से जो ये क्या करता है, हमारे जो भी विद्युत धारा है उसका क्षरण कर लेता है। यदि साधित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। यानी कि कहीं भी मान लो कोई भी तार कट गया है, ठीक है, और आपने भूसंपर्क तार का उपयोग किया हुआ है, तो अगर यदि आपको करंट लगना होगा तो वो करंट आपको ना लग के कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में, भूसंपर्क में चला जाएगा, ठीक है, भू में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस जो भूसंपर्क तार से हमें काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लघुपथन की। तो लघुपथन किस काम आता है, ये शॉर्ट सर्किट जिसे बोलते हैं। जब अकस्मात विद्युन्मय तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, जब दोनों तार सीधे संपर्क में एकदम ज्वाइंट हो जाते तो क्या होता है, काफ़ी जो है क्या नाम है, उस पर जो है काफ़ी भार पड़ने लगता है, और क्या होता है, आग वगैरह लग जाती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट में। तो परिपथ में क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, अतिभारण हो सकता है, यानी कि भार अधिक पड़ने लगता है, ठीक है। अतिभारण क्या होता है, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींचे। अब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा धारा खींची जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, अतिभारण। क्या कहते हैं, अतिभारण, ठीक है, अतिभारण कहते हैं। अब इसके कारण क्या हैं, इसके कारण हैं आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। यानी कि जो आपूर्ति वोल्ट हैं उनमें दुर्घटनावश वृद्धि हो जाए, यानी कि जो वोल्टेज हैं उनमें अधिक से अधिक वृद्धि हो जाए, तब हमें क्या देखने को मिलता है, तब हमें शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। और शॉर्ट सर्किट का दूसरा कारण है, यदि हम एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित कर दें। यानी मान लो एक प्लग है आपका और आपने उसी में कूलर लगा दिया, उसी में फ्रिज लगा दिया, उसी में एक पंखा और लगा दिया, यानी एक प्लग में आपने, एक सॉकेट में कई यंत्र लगा दिए, तो इससे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना